दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। टीकमगढ़ नामक एक राज्य था जो हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। यह राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा प्रताप सिंह एक न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले शासक थे। उनकी 2 रानियां थीं, दोनों ही सौंदर्य और गुणों से परिपूर्ण थीं। बड़ी रानी, रानी मृगनयनी, जो अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं, और छोटी रानी, रानी चंद्रकला, जो अपनी सुंदरता और कला प्रेम के लिए जानी जाती थीं। एक दिन राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। बड़ी रानी मृगनयनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में खुशियों का माहौल था। राजा प्रताप सिंह का मन गर्व और आनंद से भर गया था। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि 7 दिनों तक उत्सव मनाया जाएगा। राज्य के हर कोने में मिठाइयां बांटी गईं और गरीबों को दान दिया गया। राजमहल में दरबार लगा और सभी मंत्री, सामंत और प्रजा ने राजकुमार के जन्म पर बधाई दिया। राजकुमार का नाम युवराज वीरसेन रखा गया। लेकिन इस खुशी के माहौल में कहीं न कहीं छोटी रानी चंद्रकला के मन में एक गहरी ईर्ष्या पनपने लगी थी। राजा प्रताप सिंह ने युवराज वीरसेन के जन्म के उपलक्ष्य में राजधानी में एक भव्य नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। पूरे राज्य से सुंदर और प्रतिभाशाली कन्याओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। राजमहल का दरबार खूबसूरत सजावट और रोशनी से जगमगा उठा। राजा प्रताप सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके साथ दोनों रानियां भी मौजूद थीं। तभी नृत्य प्रतियोगिता के दौरान एक अद्भुत सुंदर कन्या मंच पर आई। उसका नाम माधवी था। उसके नृत्य में इतनी मधुरता और लालित्य था कि सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। राजा प्रताप सिंह का मन उसकी ओर खींच गया। उसकी सुंदरता और नृत्य कला ने राजा के हृदय को छू लिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। राजा उस पर मोहित हो गए। अगले दिन राजा ने अपने विश्वासपात्र मंत्री को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम माधवी के घर जाओ और उसके परिवार को मेरा विवाह प्रस्ताव सुनाओ। मंत्री ने तुरंत माधवी के घर जाकर राजा का संदेश सुनाया। माधवी और उसके परिवार ने यह प्रस्ताव सुना तो वे सभी अचंभित रह गए। माधवी ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं राजा के प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। जल्द ही राजमहल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा प्रताप सिंह और माधवी का विवाह एक भव्य समारोह में संपन्न हुआ। माधवी अब राजमहल की तीसरी रानी बन गई। लेकिन इस नई रानी के आगमन से राजमहल के माहौल में एक नया बदलाव आया। बड़ी रानी मृगनयनी और मझली रानी चंद्रकला के मन में अब एक नई चिंता पैदा हो गई। वे सोचने लगीं, कहीं यह नई रानी राजा के दिल पर हावी न हो जाए। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। सबसे छोटी रानी ने 2 सुंदर सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम अर्जुन सेन और विक्रम सेन रखे गए। दोनों राजकुमार बहुत ही सुंदर और गुणवान थे। मझली रानी चंद्रकला के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था। उनका कोई भी पुत्र नहीं हुआ था। लेकिन अब वह तीनों राजकुमारों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थीं। तीनों राजकुमार अब जवान हो चुके थे। सबसे बड़े राजकुमार युवराज वीरसेन, मध्यम राजकुमार अर्जुन सेन और सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सेन तीनों ही बहुत सुंदर, बलशाली और गुणवान थे। राजा प्रताप सिंह को अपने तीनों पुत्रों पर गर्व था। एक दिन युवराज वीरसेन जंगल में शिकार खेलने निकले। वे पूरा दिन जंगल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। शाम होने लगी और वे थक कर अपने घोड़े से उतर गए और वे पैदल ही जंगल में आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक आदमी निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसकी हालत देखकर लगता था कि वह कई दिनों से भूखा है। युवराज वीरसेन ने उस व्यक्ति को देखा तो उनका दिल द्रवित हो गया। उन्होंने अपने पास रखा भोजन उस व्यक्ति को दिया। वह व्यक्ति तेजी से भोजन खाने लगा, मानो वह वास्तव में कई दिनों से भूखा हो। जब उसकी भूख शांत हुई तो युवराज वीरसेन ने उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी हालत इस प्रकार कैसे हो गई? वह आदमी कुछ नहीं बोला। युवराज वीरसेन ने देखा कि उस आदमी के कंधे पर एक कबूतर बैठा हुआ है। वह कबूतर धीरे से बोला, यह मेरे महाराज हैं। युवराज ने आश्चर्य से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर वह कबूतर बोला, हमारे महाराज की यह हालत इनके बेटे की वजह से हुई है। दरअसल हमारे पड़ोस के राज्य में एक राजा है जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी है। वह राजा अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है,
लेकिन राजकुमारी की एक शर्त है, जो भी युवक राजकुमारी से विवाह करने जाता है उससे राजकुमारी एक प्रश्न पूछती है। अगर वह युवक उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसे प्राण दंड दिया जाता है। युवराज वीरसेन ने ध्यान से सुना। वह कबूतर आगे बोला, मेरे मालिक का भी एक बेटा था। वह भी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा से उसके पास गया। राजकुमारी ने उसके सामने एक प्रश्न रखा, लेकिन वह उसका उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद राजकुमारी ने उसे प्राण दंड दे दिया। उस दिन से मेरे महाराज का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह अपने बेटे के दुख में पागल हो गए हैं और अब हमारा राज्य भी राजकुमारी ने कब्जा कर लिया है। युवराज वीरसेन ने यह सब सुना तो उनके मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागी। वह सोचने लगे, क्या वह राजकुमारी इतनी सुंदर है और क्या वह सवाल इतना कठिन है कि कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता। वह वहां से चल दिया, लेकिन उसके मन में राजकुमारी के ख्याल आने लगे। रात को जब वह सोने के लिए लेटे तो भी उनके मन में राजकुमारी की छवि बसी हुई थी। वह सोचने लगे, मैं उस राजकुमारी से विवाह करूंगा, मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा और उसे अपनी बनाऊंगा। अगले दिन युवराज वीरसेन ने अपने पिता राजा प्रताप सिंह से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। मैं उसकी शर्त को पूरा करूंगा और उसके सवाल का जवाब दूंगा। राजा प्रताप सिंह ने चिंतित होकर कहा, बेटा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। कई युवकों ने इस कोशिश में अपनी जान गंवाई है। क्या तुम वाकई इस जोखिम को उठाना चाहते हो? राजा प्रताप सिंह ने अपने बेटे के निर्णय का सम्मान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। युवराज वीरसेन ने अपनी तैयारी शुरू कर दिया। वह जानते थे कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं है, लेकिन उनके मन में विश्वास था कि वह इसे पूरा कर सकते हैं। युवराज वीरसेन ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः पड़ोसी राज्य की राजधानी में पहुंच गए। वह सीधे राजमहल में गए और राजकुमारी के सामने पेश हुए, जो अपनी असाधारण सुंदरता और तेज बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। युवराज ने उससे कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी रूपवती ने उन्हें गंभीरता से देखा और कहा, मेरी एक शर्त है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी। अगर तुम उसका उत्तर दे दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन अगर तुम उसका उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। क्या तुम इस शर्त को स्वीकार करते हो? युवराज वीरसेन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं इस शर्त को स्वीकार करता हूं। राजकुमारी ने उन्हें एक गूढ़ प्रश्न पूछा। युवराज वीरसेन ने प्रश्न सुना, लेकिन वह उसका उत्तर नहीं दे पाए। वह इधर उधर देखने लगे, मानो उनके मन में कोई उत्तर नहीं आ रहा था। राजकुमारी ने उनकी हालत देखी और आदेश दिया, इसको प्राण दंड दे दिया जाए। युवराज वीरसेन को प्राण दंड दे दिया गया। आगे कहानी में पता चलेगा कि वह कौन सा प्रश्न था जिसके कारण युवराज को प्राण दंड दिया गया। इधर टीकमगढ़ के राजमहल में राजा प्रताप सिंह और उनकी पत्नियां अपने बड़े बेटे का इंतजार कर रहे थे। शाम हो गई, लेकिन युवराज वीरसेन वापस नहीं आए। रानी मृगनयनी चिंतित हो गईं और बोली, मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं लौटा? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया है? राजा प्रताप सिंह ने उन्हें शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, वीरसेन बहुत समझदार और बलशाली है, वह जल्द ही लौट आएगा। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, चिंता और बढ़ती गई। अगले दिन भी जब युवराज वीरसेन नहीं लौटे तो राजा ने अपने सैनिकों को उनकी तलाश में भेजा। कुछ दिनों बाद सैनिकों ने खबर दी कि युवराज वीरसेन को पड़ोसी राज्य की राजकुमारी ने प्राण दंड दे दिया है। यह सुनकर पूरे राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। रानी मृगनयनी और रानी चंद्रकला दोनों ही रोने लगीं। राजा प्रताप सिंह का मन क्रोध और दुख से भर गया था। राजा प्रताप सिंह का दूसरा बेटा अर्जुन सेन अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश किया। रानी माधवी ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तुम कहां जा रहे हो? वहां जाना खतरनाक हो सकता है। अर्जुन सेन ने दृढ़ता से कहा, माता पिता, मैं उस राजकुमारी से अपने भाई का बदला लेने जा रहा हूं। मैं उसके रहस्य को सुलझाऊंगा और उसके कारण हुए अन्याय का प्रतिकार करूंगा। वह पड़ोसी राज्य की राजधानी में पहुंच गया और सीधे राजकुमारी रूपवती के सामने पेश हुआ। उसने राजकुमारी से पूछा, मेरा भाई कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? राजकुमारी ने शांत भाव से कहा, मुझे नहीं पता है। जैसे ही अर्जुन सेन ने राजकुमारी को देखा, उसकी सुंदरता ने उसके मन को मोहित कर लिया। वह सोचने लगा, क्या मैं इस राजकुमारी से विवाह कर सकता हूं? उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं,
राजकुमारी रूपवती ने उसी शर्त को दोहराया, अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। अगर तुम उत्तर दे दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अर्जुन सेन ने शर्त स्वीकार कर लिया। राजकुमारी ने उससे भी वही प्रश्न पूछा, लेकिन अर्जुन सेन भी उसका उत्तर नहीं दे पाया। उसे भी प्राण दंड दे दिया गया। इधर टीकमगढ़ के राजमहल में राजा प्रताप सिंह और उनकी रानियां फिर से शोक में डूब गए। उनका दूसरा बेटा भी वापस नहीं आया। अब सबसे छोटा बेटा विक्रम सेन पूरी तरह से गुस्से में आ गया था। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से यात्रा शुरू किया। उसके माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन विक्रम सेन ने कहा, मैं जब तक अपने दोनों भाइयों का बदला नहीं ले लूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आया, अगर मैं अपने भाइयों की तरह राजकुमारी के पास सीधे चला जाऊंगा तो शायद मैं भी मारा जाऊंगा। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वह राजकुमारी के राज्य के समीप पहुंच गया। वहां एक सुंदर बगीचा था जहां वह रुका। उसने सोचा, शायद यहां मुझे कुछ जानकारी मिल सकती है। विक्रम सेन बगीचे में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि राजकुमारी रूपवती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में आई। वे सभी बैठकर बातें करने लगीं। विक्रम सेन ने अपने साधारण कपड़े पहन लिए और एक तरफ चला गया ताकि उसे कोई पहचान न सके। राजकुमारी ने अपनी सहेली इमली से कहा, मुझे प्यास लगी है, तुम पानी लेकर आओ। इमली तुरंत पानी लेने के लिए चल दी। इस बगीचे में एक सुंदर झील थी जहां इमली पानी लेने पहुंची। झील के किनारे इमली ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवक बैठा हुआ है। वह युवक और कोई नहीं बल्कि विक्रम सेन ही था, जो अपने साधारण वेश में था। इमली उस पर मोहित हो गई। उसने तुरंत झील से पानी भरा और राजकुमारी को दे दिया। फिर वह शीघ्र झील के पास लौट आई और विक्रम सेन से बातें करने लगी। इमली ने कहा, मैं आपको चाहने लगी हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। विक्रम सेन ने उसे गंभीरता से देखा और पूछा, तुम कौन हो? इमली ने जवाब दिया, मैं राजकुमारी रूपवती की सहेली हूं, मेरा नाम इमली है। विक्रम सेन ने सोचा, यह मेरे लिए एक अच्छा मौका है। शायद इमली के माध्यम से राजकुमारी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। उसने इमली से कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। इमली ने कहा, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम सेन ने सोच समझकर जवाब दिया, मैं एक यात्री हूँ, मैं इस राज्य में घूमने आया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी राजकुमारी एक अजीब शर्त रखती है। क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो? इमली ने कहा, हाँ राजकुमारी, हर युवक से एक प्रश्न पूछती है, अगर वह उसका उत्तर नहीं दे पाता है तो उसे प्राण दंड दे दिया जाता है, लेकिन अगर वह उत्तर दे देता है तो राजकुमारी उससे विवाह कर लेती। इमली ने विक्रम सेन से कहा, मैं तुम्हें वह प्रश्न तो बता दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। विक्रम सेन ने सोचा, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इमली ने मुस्कुराते हुए कहा, इस राज्य में एक साधु है जिससे राजकुमारी प्रेम करती है। उस साधु ने राजकुमारी को बताया है कि जो भी युवक तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, तुम उससे यही सवाल पूछना, गुल सरोवर की कहानी क्या है? कोई भी युवक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है और राजकुमारी उसे प्राण दंड की सजा दे देती है। विक्रम सेन ने पूछा, जब प्रश्न तुमको पता है तो इसका जवाब भी तुमको पता होगा। इमली ने कहा, अगर इस प्रश्न का जवाब मुझे पता होता तो मैं अवश्य ही तुम्हें बता देती, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। यह सुनकर विक्रम सेन फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, इस राजकुमारी ने मेरे 2 भाइयों को मार डाला है, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। किसी भी तरह मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर रहूंगा। तभी इमली ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर आपको समुद्र के उस पार जाकर पता चलेगा। उसने विक्रम सेन को एक खास तरह का फल दिया और कहा, आप अपने घोड़े से जंगल के उत्तर दिशा की तरफ निकल जाइए, आपको वहां एक भूखा शेर दिखाई देगा, आप उसे यह फल खिला देना, वह शेर आपके आगे का रास्ता बताता जाएगा। फिर इमली उसे याद दिलाते हुए कहा, आपने मुझसे विवाह करने का वादा किया है, आप मुझे भूलेंगे तो नहीं? विक्रम सेन ने इमली को आश्वासन दिया कि वह उसी से विवाह करेगा। विक्रम सेन ने इमली को धन्यवाद दिया और उस फल को लेकर जंगल की ओर चल दिया। उसने उत्तर दिशा की ओर अपने घोड़े को दौड़ाया।
कुछ देर बाद एक घने जंगल में पहुंच गया। तभी उसे एक विशाल शेर दिखाई दिया। विक्रमसेन ने डरते हुए उस शेर को वह फल खिला दिया। शेर ने फल खाया और अचानक बोलने लगा, तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूं। मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगा। समुद्र के उस पार एक दूसरा राज्य है जहां तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। राजकुमार विक्रमसेन समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां उसने एक सेठ को देखा जो लोगों को समुद्र के उस पार ले जाने का काम करता था। विक्रमसेन ने सेठ के पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई और विनती की, कृपया मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दीजिए। मेरे भाइयों की स्थिति का बदला लेना है और मुझे गुल सरोवर की कहानी का उत्तर ढूंढना है। सेठ ने विक्रमसेन की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर उसे समुद्र के उस पार पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर विक्रमसेन पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। अंत में वह एक राज्य में पहुंच गया जिसका नाम था लीलागढ़। इस राज्य में हर रोज संगीत की प्रतियोगिता होती थी। राजकुमार लोगों के बीच में जाकर बैठ गया और संगीत सुनने लगा। राजा हर रोज यह प्रतियोगिता करवाते थे और जो भी अच्छा गीत गाता था उसे तरह तरह के इनाम दिए जाते थे। एक दिन राजा की नजर विक्रमसेन पर पड़ी। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? हर रोज इस प्रतियोगिता में आते हो और बिना कुछ कहे यहां से चले जाते हो। तुम मेरे राज्य के तो नहीं लगते। मैं तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। विक्रमसेन ने कहा, महाराज, मैं एक यात्री हूं। मैंने सुना है कि यहाँ संगीत प्रतियोगिता होती है और अच्छे अच्छे इनाम दिए जाते हैं। मैं भी संगीत गाना चाहता हूं। राजा ने कहा, जरूर, तुम अपनी कला दिखा सकते हो। विक्रमसेन ने गीत गाना शुरू किया। उसका गीत इतना मधुर था कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा को उसका गीत बहुत पसंद आया। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा गीत गाया। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? विक्रमसेन ने कहा, महाराज, मैं मांग तो लूंगा लेकिन आप दे नहीं पाएंगे। रहने दीजिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। राजा ने गंभीर होकर कहा, नहीं, मैं अपने राज्य से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता हूं। तुम मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा। विक्रमसेन ने सोचा, यही सही मौका है। उसने कहा, महाराज, मैं गुल सरोवर की कहानी का उत्तर चाहता हूं। राजा ने कहा कि तुमने ये क्या मांग लिया? क्या मैं गुल सरोवर की कहानी नहीं सुना सकता हूं? तुम कुछ और मांग लो। विक्रमसेन ने कहा, महाराज, मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। राजा ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन दिखाई दी। राजा बोला, यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। राजा ने विक्रमसेन से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर बता दूंगा, लेकिन यह प्रश्न खत्म होने के बाद तुम्हें प्राण दंड दे दिया जाएगा। विक्रमसेन ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। थोड़ी ही देर में सैनिक एक बहुत ही सुंदर महिला को पकड़ कर लाए। उसके हाथ और पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे और उसकी हालत बहुत गंभीर लग रही थी। वह चल नहीं पा रही थी, इसलिए सैनिक उसे धक्का देते हुए ला रहे थे। उन्होंने उसे राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने कहा, देखो, इसका नाम गुल है और मेरा नाम सरोवर है। विक्रमसेन ने आश्चर्य से पूछा, यह गुल है और आप राजा सरोवर, यानी कि गुल सरोवर की कहानी आप दोनों की ही कहानी है? राजा ने गंभीर होकर कहा, हाँ, यह मेरी ही कहानी है। फिर वह कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। तब वहीं मुझे गुल से मुलाकात हुई। पहली ही नजर में मैं गुल से प्यार कर बैठा और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। गुल भी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई। हम लोग खुशी से रह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद कुछ असंभव सी घटनाएं घटने लगीं। राजा ने आगे बताया, एक दिन दोपहर के समय मैं अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था। रानी की 2 दासियां मुझे पंखा झेल रही थीं। वे मुझे सोता हुआ जानकर आपस में बात कर रही थीं। उनमें से एक ने कहा, इतने अच्छे हमारे राजा हैं, लेकिन हमारी रानी कितनी दुष्ट है। वह राजा के खाने में कुछ मिला देती है और जब वह सो जाते हैं तो वह उन्हें छोड़कर रात के समय किसी और के पास चली जाती है। राजा ने कहानी जारी रखी। मुझे दासियों की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने एक योजना बनाई। एक दिन रात के समय राजा ने अपने कक्ष में ही भोजन मंगवाया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैंने झूठा खाने का बहाना बनाया और सोने का नाटक किया। राजा ने आगे बताया, जैसे ही मैं सोने का नाटक कर रहा था, रानी ने मुझे सोता हुआ समझकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चला। वह राजमहल के पीछे एक गुप्त रास्ते से होती हुई जंगल की ओर चली गई। राजा ने देखा कि वह एक साधु से मिलने जा रही थी।
राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था कि दोनों क्या कर रहे हैं। गुल ने उससे कहा, मैंने राजा को जादू की गोली खिला दी है, अब वह मेरे वश में है। हम जल्द ही इस राज्य पर कब्जा कर लेंगे। इतने में ही उस साधु को लगा कि उन लोगों को कोई पेड़ के पीछे से छुप कर देख रहा है। साधु पेड़ के पीछे जाता है और वह राजा को देख लेता है। दोनों भागने की कोशिश करने लगते हैं। वह साधु किसी तरह से भाग जाता है, लेकिन राजा गुल को पकड़ लेता है। राजा ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, लेकिन वह साधु किसी तरह से बचकर निकल गया। गुल ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। उसे सजा के तौर पर जंजीरों में जकड़ दिया गया है। यही है गुल सरोवर की कहानी। विक्रमसेन ने यह कहानी सुनी तो उसके मन में एक विचार आया। उसने कहा, महाराज, यह कहानी बहुत ही दुखद है, लेकिन मैं इसका उत्तर लेकर अपने राज्य वापस जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि यही नियम है। राजकुमार विक्रमसेन ने राजा सरोवर से पूछा, महाराज, यह बताइए कि जिस साधु से रानी जंगल में मिलने जाती थी, उस साधु का क्या हुआ? राजा सरोवर ने कहा, मुझे नहीं पता। वह साधु कहाँ गायब हो गया था और उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। राजकुमार ने कहा, महाराज, यह बहुत ही रहस्यमय है। मैं इस साधु के बारे में और जानकारी ढूंढूंगा। राजा सरोवर ने विक्रमसेन को सजा नहीं दिया और उसे छोड़ दिया। विक्रमसेन ने समुद्र को पार करके वापस अपने राज्य की ओर चल दिया। वह सीधे राजकुमारी रूपवती के पास पहुंचा और कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। राजकुमारी रूपवती ने उससे पूछा, बताओ, गुल सरोवर की कहानी क्या है? विक्रमसेन ने कहा, गुल सरोवर की कहानी यह है कि गुल ने अपने पति राजा सरोवर के साथ विश्वासघात किया और एक साधु के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जिससे तुम घबरा जाओगी। तुम भी उसी साधु के जाल में फंसी हुई हो। वह दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही राजकुमारियों और रानियों को फंसाता है। उसकी सच्चाई यही है। राजकुमारी रूपवती ने यह सुना तो वह चौंक गई। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और उस साधु को पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने साधु को पकड़ लिया और राजकुमारी के सामने पेश किया। राजकुमारी ने साधु से पूछा, तुमने मेरे हाथों इतने सारे लोगों को दंड दिलवा दिया, तुम्हें भी मृत्युदंड की सजा मिलेगी। साधु रोने लगा और कहा, मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने सभी को कैद करके रखा है। राजकुमारी ने आदेश दिया, तुम हमें उस स्थान पर ले चलो जहां तुमने उन लोगों को कैद करके रखा है। साधु ने उन्हें एक रहस्यमयी स्थान पर ले गया जहां राजकुमार विक्रमसेन के दोनों भाई और बहुत सारे अन्य लोग कैद करके रखे गए थे। सभी को आजाद करवा दिया गया। राजकुमारी रूपवती ने साधु को कैद कर लिया और उसे सजा सुनाई। उसने विक्रमसेन से कहा, तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि मुझे इस साधु के षड्यंत्र से भी बचाया। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं। विक्रमसेन ने कहा, मैंने यह सब अपने भाइयों का बदला लेने के लिए किया, लेकिन अब मुझे पता चला कि वे जीवित हैं। मैं उन्हें वापस ले जाऊंगा। राजकुमारी रूपवती ने विक्रमसेन की बुद्धिमानी और साहस को देखते हुए कहा, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। विक्रमसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, तुम्हारी यही सजा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी सहेली इमली से पहले ही वादा कर लिया है कि मैं उसी से शादी करूंगा। राजकुमारी रूपवती ने यह सुना तो उसके मन में एक पल के लिए निराशा हुई, लेकिन फिर उसने समझदारी दिखाते हुए कहा, तुम्हारा वादा निभाना ही सही है। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करती हूं। विक्रमसेन ने इमली के घर जाकर उसे अपने साथ लिया। फिर वह अपने दोनों भाइयों युवराज वीरसेन और अर्जुन सेन के साथ अपने राजमहल वापस लौट गया। राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा प्रताप सिंह और उनकी पत्नियां अपने तीनों बेटों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए। विक्रमसेन ने इमली से विवाह किया और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।